अब यहां से स्टार्ट होता है भाग 3, भारतीय इतिहास के कुछ विषय। चैप्टर का नाम है 10 नंबर चैप्टर, इसका नाम है उपनिवेशवाद और देहात। ठीक है। अंग्रेज द्वारा इस्तेरारी बंदोबस्त लागू करने के कारण के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। अंग्रेज ने इस्तेमारी बंदोबस्त को लागू किया था। इसका कारण क्या था? इसका कारण था कि बंगाल की जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था थी वो संकट के दौर से गुजर रही थी। बंगाल की ग्रामीण अर्थव्यवस्था, खेती की पैदावार निरंतर कम हो रही थी, मतलब घट रही थी। पहला कारण तो ये था। इस व्यवस्था के द्वारा राजस्व मांग की दरों को अस्थायी करना था। अंग्रेज का मानना था कि इस व्यवस्था से एक ऐसा वर्ग उत्पन्न होगा जिसके पास कृषि में निवेश करने के लिए पूंजी और उद्यम दोनों होंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तीनों का तीनों सही है। अंग्रेज के द्वारा इस्तेमारी बंदोबस्त लागू करने के लिए सभी कारण जिम्मेदार थे, जिसमें कि ब्रिटिश अधिकारी ये आशा करते थे कि इस्तेमारी बंदोबस्त लागू किए जाने से वो सभी समस्याएं हल हो जाएगी जो बंगाल विजय के समय उत्पन्न हो रही थी। ऐसा ब्रिटिश अधिकारी की आशा थी, यानी उम्मीद थी। 1770 का दशक था। 1770 के दशक तक आते आते बंगाल की ग्रामीण अर्थव्यवस्था संकट के दौर से गुजरने लगी। बार बार अकाल पड़ा, खेती में पैदावार घटती गई। अंग्रेज ने कृषि में निवेश को प्रोत्साहन देने के लिए इस्तेमारी बंदोबस्त का चुनाव किया। उनके अनुसार यदि सरकार राजस्व की मांग अस्थायी रूप से निर्धारित कर दे तो कंपनी को नियमित राजस्व मिलेगा, है ना। और जो उद्यमकर्ता भी अपनी पूंजी निवेश से लाभ कमाने की उम्मीद में रह सकेंगे, क्योंकि लाभ में कंपनी की भागीदारी नहीं थी। अधिकारियों को यह भी आशा थी कि इस व्यवस्था से छोटे किसान, धनी भूस्वामी का एक ऐसा वर्ग उत्पन्न हो जाएगा जिसके पास कृषि में सुधार करने के लिए पूंजी और उद्यम दोनों होंगे। अब है सूर्यास्त नियम का संबंध निम्नलिखित में किस या किन भूमि व्यवस्था या व्यवस्थाओं से था? सूर्यास्त नियम का तो ये था इस्तेमारी बंदोबस्त, है ना। सूर्यास्त नियम जो था ये इस्तेमारी बंदोबस्त से था, इस्तेमारी बंदोबस्त से। इस नियम के अनुसार यदि निश्चित तारीख को सूर्यास्त होने तक जमींदार राजस्व का भुगतान नहीं करता है तो उसकी जमींदारी नीलाम कर दी जाती थी। सूपा विद्रोह की शुरुआत कहां से हुई? इसकी शुरुआत, सूपा विद्रोह की शुरुआत, तो सूपा विद्रोह जो है इसकी शुरुआत हुई थी कहां से? आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, पूना से। सूपा विद्रोह आंदोलन की शुरुआत आधुनिक पूना में हुआ था, है ना, पूना में। सूपा एक विपणन केंद्र यानी कि मंडी था सूपा, जहां अनेक व्यापारी साहूकार रहते थे, व्यापारी और साहूकार। 12 मई 1875 को वहां आसपास के ग्रामीण इलाकों की रैयत इकट्ठा हो गए। रैयत मतलब किसान इकट्ठा हुए। उन्होंने साहूकार के बही खाते जला दिए, अनाज की दुकान लूट ली और उनके घरों को भी आग लगा दिया। पूना से यह विद्रोह अहमदनगर में फैला। पूना से अहमदनगर फैल गया। 30 से अधिक गांव इससे प्रभावित हुआ। अंग्रेज ने इस विद्रोह को दबाने के लिए विद्रोही किसानों के गांव में पुलिस थाने स्थापित किए। अब है मैनचेस्टर कॉटन कंपनी की स्थापना कब की गई? मैनचेस्टर कॉटन कंपनी की स्थापना 1859 में की गई। 1857 का समय था जब ब्रिटेन में कपास आपूर्ति संघ की स्थापना हुई थी, 1857 में। फिर 1859 में मैनचेस्टर कॉटन कंपनी बनाई गई। इसका उद्देश्य दुनिया के हर भाग में कपास के उत्पादन को प्रोत्साहित करना था, जिससे उनकी कंपनी का विकास हो सके। क्या हो सके? उसकी कंपनी का विकास हो सके। भारत को एक ऐसे देश के रूप में देखा गया जो अमेरिका से कपास की आपूर्ति बंद हो जाने की दशा में लंकाशायर को कपास की आपूर्ति कर सकता था, है ना। भारत को ऐसे देश के रूप में देखा गया जो अमेरिका से कपास की आपूर्ति जब बंद हो गई तो ऐसे समय में लंकाशायर को कपास की आपूर्ति कर सकता था। अब 1859 में अंग्रेज द्वारा पारित परिसीमन कानून के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। ऋणदाता और रैयत के बीच हस्ताक्षरित ऋण पत्र को केवल 3 वर्ष की मान्यता प्रदान की गई। इसका उद्देश्य बहुत समय तक ब्याज को संचित होने से रोकना था। इसमें दोनों सही है। 1859 में अंग्रेज द्वारा पारित परिसीमन कानून के संदर्भ में दोनों सही है। रैयत द्वारा ऋणदाता को धोखाधड़ी की शिकायत के कारण 1859 में अंग्रेज द्वारा परिसीमन कानून पारित किया गया, 1859 में, जिसमें कहा गया कि ऋणदाता और रैयत के बीच हस्ताक्षरित ऋण पत्र केवल 3 वर्ष के लिए मान्य होंगे। कितने वर्ष के लिए? 3 वर्ष के लिए। उद्देश्य जो है वो बहुत कम समय तक ब्याज को संचित होने से रोकना था। इसका उद्देश्य ब्याज को कम समय के लिए रोकना। किंतु जो ऋणदाता ने इस कानून को अपने पक्ष में कर लिया और रैयत से हर तीसरे वर्ष एक नया बंध पत्र भरवाने लगा। हर तीसरे वर्ष जब ऋण चुकाए जाते तो ऋणदाता रैयत को उसकी रसीद देने से मना कर देते। बंद पत्रों में जाली आंकड़े भर लेते, किसानों की फसल को कम कीमत पर ले लेते थे और आखिरकार किसान की धन संपत्ति पर भी कब्जा कर लेते थे। अब है इस्तेमारी बंदोबस्त। इस्तेमारी बंदोबस्त के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। यह व्यवस्था
कर्नवालिस के समय बंगाल और आसपास के क्षेत्र में लागू की गई। जमींदार को भूमि के अस्थायी अधिकार प्रदान किए गए। केवल एक ही सही है, केवल एक ही सही है। इस्तमरारी बंदोबस्त 1793 ईस्वी में बंगाल के आसपास के क्षेत्र में लागू हुआ। इस्तमरारी उस समय कर्नवालिस बंगाल का गवर्नर जनरल था। कंपनी समस्त संपदा पर कुल राजस्व का निर्धारण करती थी। कंपनी उसके बाद जमींदार ये निर्धारित करता था, जो जमींदार होता था वो ये निर्धारित करता था कि भिन्न भिन्न गांव से कितनी राशि एकत्रित करनी है। जमींदार अब गांव की जमीन का अस्थायी स्वामी नहीं था। जो जमींदार था वो गांव का अस्थायी स्वामी नहीं था, बल्कि वो राज्य का समाहर्ता यानी संग्राहक मात्र था। इस्तमरारी बंदोबस्त की असफलता के कारण के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। इस्तमरारी बंदोबस्त असफल रहा, इसका कारण था ऊंची राजस्व की मांग, असमान राजस्व निर्धारण करना और जमींदार को सीमित अधिकार। ये तीनों कारण था। जमींदार की किसानों के प्रति सहानुभूति ये गलत है। 1, 2 और 3 सही है। कंपनी जो था, कंपनी ने राजस्व की दर को ऊंची स्तर पर रखा। इसके लिए क्या किया गया? इसके लिए दलील दी गई कि ज्यों-ज्यों कृषि के उत्पादन में वृद्धि होती जाएगी, जैसे जैसे कृषि उत्पादन में वृद्धि होगी, कीमत बढ़ेगी, जमींदार का बोझ कम होता जाएगा। राजस्व निर्धारण असमान था, डिफरेंट था राजस्व का निर्धारण। फसल अच्छी हो या खराब, राजस्व की निर्धारित राशि एक निश्चित समय में दी जाएगी। राजस्व न चुकाया गया तो जमींदारी नीलाम कर दी जाएगी। कंपनी जमींदार को अपने अधीन रखना चाहती थी। जो कंपनी थी वो जमींदार को अपने अधीन रखना चाहती थी, इसीलिए उन्हें सीमित अधिकार प्रदान किए। इसके लिए जमींदार की जो सैन्य टुकड़ी थी उसको भंग कर दिया गया। सैन्य टुकड़ी को जमींदार से न्याय और स्थानीय पुलिस व्यवस्था की शक्ति को समाप्त कर उसे कलेक्टर के हाथों में दे दिया गया। जमींदार वर्ग के किसान, जो जमींदार वर्ग के किसान थे, उनसे सहानुभूति के उदाहरण देखने को नहीं मिलती है। जमींदार और ब्रिटिश सरकार दोनों ही किसान का शोषण करते थे। अब है निम्नलिखित में किसको अमला कहा जाता था? अमला कहा जाता था जमींदार का अधिकारी। अमला जमींदार का अधिकारी होता था जो राजस्व एकत्र करता था। अगला है जोतदार के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। जोतदार, यह धनी किसानों का वर्ग था। जोतदार सही है, एक ही सही है केवल। बंगाल में धनी किसान को जोतदार कहा जाता था। वो लोग बड़े बड़े रकबे यानी कि भूमि पर फैले होते थे। उनका स्थानीय व्यापार और साहूकार के कारोबार पर भी नियंत्रण होता था। जोतदार जमींदार की शक्ति की अपेक्षा अधिक प्रभावशाली वर्ग का था। जो जोतदार था वो जमींदार की शक्ति की अपेक्षा अधिक प्रभावशाली वर्ग का था। ये गांवों में ही रहते थे, जिसके कारण ग्रामवासी पर इनका सीधा प्रभाव पड़ता था। ये लोग जमींदार द्वारा गांव की जमा यानी लगान को बढ़ाने के लिए किए जाने वाले प्रयत्न का प्रतिरोध करते थे। पहाड़िया जनजाति के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। ये राजमहल की पहाड़ी में निवास करते थे। ये झूम खेती करते थे। जमींदार और व्यापारी इन्हें नियमित रूप से कर अदा करते थे। तीनों का तीनों स्टेटमेंट सही है। पहाड़िया लोग जो थे, पहाड़िया लोग राजमहल की पहाड़ी के इर्द गिर्द रहा करते थे। ये झूम खेती करते थे। ये लोग खाने के लिए महुआ के फूल एकत्रित करते थे। इसके अलावा बेचने हेतु रेशम के कोया, राल तथा काठ कोयला बनाकर अपना जीवन निर्वाह करते थे। काठ कोयला इनके मुखिया अपने समूह में एकता बनाए रखते थे और आपसी झगड़ों को निपटाते थे। आपसी झगड़ों को मैदान में रहने वाले जमींदार अपने तंत्र में शांति व्यवस्था बनाए रखने और व्यापारी इनके इलाके से सुरक्षित आवागमन के लिए पथकर नियमित रूप से देते थे। पथकर मतलब टैक्स देते थे। अंग्रेज के द्वारा संथाल को राजमहल पहाड़ी क्षेत्र में बसाने संबंधित कारण के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। ये लोग झूम खेती का प्रयोग कर जंगल साफ करते थे। सही है, ये सही दिया हुआ है। आरंभ में संथाल ब्रिटिश सरकार के प्रति वफादार था। ये भी सही है। दोनों स्टेटमेंट सही है, दोनों सही है। जब ब्रिटिश सरकार पहाड़िया जनजाति को अपने नियंत्रण में नहीं कर पाई तो राजमहल पहाड़ी के आसपास के जंगल को साफ करके खेती योग्य बनाने के लिए संथालों को जमीन देकर राजमहल की तलहटी में बसने के लिए तैयार हो गए। राजमहल की तलहटी में ये लोग हल का प्रयोग कर पहाड़ी भूमि को पूरी ताकत लगाकर खेती योग्य बनाते थे। जो पहाड़ी भूमि था उसको शुरू में संथाल खानाबदोश जीवन व्यतीत करते थे, परंतु जब वो एक जगह पर बस गए तो कई तरह के वाणिज्यिक खेती करने लगे और व्यापारी साहूकार के साथ लेन देन करने लगे। ब्रिटिश सरकार ने उनका उपयोग केवल जमीन को उपजाऊ बनाने के लिए किया था। ब्रिटिश ने उनको दी गई जमीन पर शुरू के 10 वर्ष में 10वें भाग को साफ कर खेती करना आवश्यक था। अब है दामिन एक को का संबंध निम्नलिखित में किससे था? तो संथाल परगाना से। अंग्रेज द्वारा संथाल को जमीन देकर राजमहल पहाड़ी की तलहटी में बसने के लिए तैयार किया गया, जमीन देकर। और जो जमीन के बड़े भाग थे, बड़े भाग को दामिन एक को संथाल परगाना के रूप में सीमांकित किया गया। इसे संथाल की भूमि घोषित किया गया।
और उन्हें इस इलाके के भीतर रहना था, हल चलाकर खेती करनी थी, अस्थायी किसान बनना था। संथालों को दी गई भूमि के अनुदान पत्र में यह कहा गया कि दी गई भूमि के 10वें भाग को साफ करके पहले 10 वर्ष के भीतर जोतना है। अब रैयतवारी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह राजस्व प्रणाली बंबई में लागू की गई, सही है। इसमें राजस्व की राशि सीधे रैयत के साथ तय की जाती थी, सही है। हर 30 वर्ष बाद राजस्व पुनः निर्धारित कर राजस्व की दर बढ़ा दी जाती थी, ये भी सही है। तीनों का तीनों स्टेटमेंट सही है। क्या था कि जो राजस्व प्रणाली था, राजस्व प्रणाली बंबई दक्कन में लागू की गई, उसे रैयतवारी कहा जाता था। इस राजस्व प्रणाली में भिन्न भिन्न प्रकार की भूमि से होने वाली औसत आय का अनुमान लगा लिया जाता था। जो रैयत की राजस्व अदा करने की क्षमता थी, उसका आंकलन लगा लिया जाता था। रैयत की जो राजस्व अदा करने की क्षमता थी, उसका आंकलन लगा लिया जाता था और सरकार के हिस्से के रूप में उसका एक अनुपात निर्धारित कर दिया जाता था। इसमें राजस्व की राशि सीधे रैयत के साथ तय की जाती थी, सीधे रैयत से तय की जाती थी। अतः हर 30 वर्ष बाद जमीन का सर्वेक्षण पुनः किया जाता था। राजस्व की दर तदनुसार बढ़ा दी जाती थी। अब है क्या कारण था या थे कि इस्तमरारी बंदोबस्त बंगाल में लागू करने के बाद बिरले के किसी क्षेत्र में लागू किया गया? तो इसका कारण था 1810 के बाद उपज के मूल्य में वृद्धि, बंगाल के जमींदारी की आमदनी में इजाफा हुआ जिसमें अंग्रेज की कोई हिस्सेदारी नहीं थी। ये दोनों कारण थे, है ना। ये तीसरा कारण गलत है। आंसर आपका ए हो जाएगा, आंसर ए। इस्तमरारी बंदोबस्त बंगाल में लागू करने के बाद बिरले के किसी क्षेत्र में लागू किया गया। इसका कारण यह था कि जो 1810 के बाद खेती की कीमतें बढ़ गई, जिससे उपज के मूल्य में भी वृद्धि हुई। उपज के मूल्य में वृद्धि हुआ और बंगाल की जमींदार की जो आमदनी है उसमें इजाफा हुआ। चूंकि राजस्व की मांग इस्तमरारी बंदोबस्त के तहत तय की गई थी, इसीलिए औपनिवेशिक सरकार को अपने भू राजस्व को अधिक से अधिक बढ़ाने के तरीके पर विचार करना पड़ा और इस व्यवस्था के विरोध में बंगाल में कृषि विद्रोहियों की शुरुआत के उदाहरण नहीं मिलते हैं। अब है चैप्टर नंबर 11, विद्रोही और राज। 1857 के विद्रोह के कारणों के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन से सही हैं? तो बेलेजली की सहायक संधि, अंग्रेज के द्वारा भारतीय रीति रिवाज में हस्तक्षेप, सैनिक के साथ भेदभावपूर्ण व्यवहार और चर्बी वाले करतूस का प्रयोग, ये सभी कारण 1857 की है, सभी सही है। जो 1857 की क्रांति है, इस विद्रोह 1857 का विद्रोह, ये सभी इसमें स्टेटमेंट सही है, सभी कारण है। जो विद्रोह है इसके जन्म देने वाले कारण में राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक, ये सभी प्रमुख कारण है। राजनीतिक कारण यह है कि जो बेलेजली था, वेलेजली की सहायक संधि और डलहौजी की व्यापंगत नीति की भूमिका महत्वपूर्ण थी। वही अंग्रेजी प्रशासन के सुधारवादी फैसले जैसे सती प्रथा को बंद करना, हिंदू विधवा विवाह आदि को अनुमति देना भारतीयों ने अपनी धर्म संस्कृति पर प्रहार के रूप में देखा। भारतीय सैनिक के साथ भेदभावपूर्ण व्यवहार किया जाता था, उन्हें पदोन्नति से वंचित रखा जाता था। जो भारतीय सैनिक थे उन्हें उनके लिए अलग व्यवहार था, उन्हें जो भी मतलब प्रमोशन वगैरह था उससे वंचित किया गया। वेतन की न्यून मात्रा निर्धारित की गई थी, मतलब कम। उन्हें समुद्र पार विदेश में भेजा जाता था, जिससे सैनिक में असंतोष फैला और चर्बी लगे करतूस के प्रयोग को 1857 के विद्रोह का तत्कालीन कारण माना जाता है। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। आगे सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। विद्रोही नेता और विद्रोह का केंद्र है, कि कौन से नेता कहां से थे। तो बहादुर शाह द्वितीय, इनका जो था ये बहादुर शाह द्वितीय थे आपके, ये थे दिल्ली से बहादुर शाह द्वितीय। बिरजिस कद्र थे लखनऊ से, कुंवर सिंह थे जगदीशपुर से और लियाकत अली इलाहाबाद से थे। लियाकत अली, ऑप्शन नंबर बी। बहादुर शाह द्वितीय दिल्ली से थे, बिरजिस कद्र लखनऊ से थे, कुंवर सिंह जगदीशपुर से थे और लियाकत अली इलाहाबाद से। अब बेलेजली के द्वारा की गई सहायक संधि की शर्त के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। अंग्रेज अपने सहयोगी की बाहरी और आंतरिक चुनौतियों से रक्षा करेंगे। सहयोगी पक्ष अंग्रेजों की अनुमति के बिना युद्ध तो कर सकता है किंतु संधि नहीं। सहयोगी पक्ष के भू क्षेत्र में एक सैनिक टुकड़ी तैनात रहेगी। सही पूछा गया है तो इसमें 1 और 3 सही है, दूसरा गलत है। जो बेलेजली है, बेलेजली के द्वारा की गई सहायक संधि की शर्त जो थी उसमें अंग्रेज अपने सहयोगियों की बाहरी और आंतरिक चुनौतियों से रक्षा करेंगे। बाहरी और आंतरिक चुनौतियों से सहयोगी पक्ष न तो किसी शासक के साथ संधि करेगा और न ही अंग्रेजों की अनुमति के बिना किसी युद्ध में हिस्सा लेगा। सहयोगी पक्ष के भू क्षेत्र में एक सैनिक टुकड़ी तैनात रहेगी और सहयोगी पक्ष को इसके रख रखाव की जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। अब है 1857 के विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। दिया है कि अवध में विद्रोह बेहद सघन और लंबे समय तक चला था, अवध में, है ना। दूसरा है पंजाब इस विद्रोह का
सक्रिय केंद्र था पंजाब। पंजाब इस विद्रोह का सक्रिय केंद्र था। तो इसमें जो सही स्टेटमेंट है आपका पहला सत्य है, केवल पहला ही सत्य स्टेटमेंट है। अवध में विद्रोह बेहद सघन और लंबे समय तक चला था, है ना, अवध में, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अच्छा, इसका डिस्कशन देख लेते हैं। जो अवध है, अवध में विद्रोह बेहद सघन और लंबे समय तक चला था। अवध में विद्रोही ग्रामीण थे। अवध में विद्रोही कैसे थे? ग्रामीण थे। ये लोग क्षण भर में इकट्ठा होते और क्षण भर में लुप्त हो जाते थे। इनमें ग्रामीण की संख्या भी अधिक थी। उनके पास हथियार भी पर्याप्त मात्रा में थे। हथियार 1857 के विद्रोह में पंजाब ने भागीदारी नहीं की, इसीलिए दिल्ली के विद्रोह को दबाने के लिए कार्रवाई पंजाब से दिल्ली की ओर हुई। अब है निम्नलिखित युगों में से कौन सा सही सुमेलित है? चित्रकार और चित्र में। फेलिस बियते, सिकंदराबाद, थॉमस जोन्स वर्कर, द रिलीफ ऑफ लखनऊ। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो इसमें दोनों का दोनों सही दिया हुआ है। फेलिस बियते, सिकंदराबाद और थॉमस जोन्स वर्कर, द रिलीफ ऑफ लखनऊ, दोनों सही है। जो भारत में 1857 विद्रोह को दबाने के लिए किए गए कृत्यों का सही ठहराने हेतु इंग्लैंड में जनता की सहानुभूति प्राप्त करने के लिए जो अंग्रेज थे, अंग्रेज चित्रकार ने चित्र बनाए, जिनमें भारत में अंग्रेजों पर होने वाले अत्याचार को दर्शाया गया। जो अंग्रेज पर अत्याचार हो रहा था भारत में, उसको दर्शाया गया, जिससे कि ब्रिटेन की जनता प्रतिशोध और सबक सीखने की मांग करने लगे। फेलिस बियते के द्वारा बनाया गया सिकंदराबाद और थॉमस जोन्स बर्कर के द्वारा बनाया गया द रिलीफ ऑफ लखनऊ, ये दो प्रसिद्ध चित्र था। इन मेमोरियम भी उस समय का प्रसिद्ध चित्र था, जिसमें अंग्रेज औरत और बच्चे एक दूसरे से लिपटे हुए दिखाई देते थे। यह तस्वीर आने वाले संकट को दर्शाती है। इसे चित्रकार जोसेफ नोएल पेटन ने बनाया था। जोसेफ नोएल पेटन ने कौन सा चित्र बनाया था? इन मेमोरियम। अब है स्थान और नेतृत्वकर्ता। जो 1857 का विद्रोह हुआ था, उसमें कहां से कौन नेतृत्व करता था, इसे देखिए। छोटा नागपुर, जो कि कोल आदिवासी ये थे, गोनू, सही है। आरा से जगदीश जमींदार कुंवर सिंह थे। कानपुर से नाना साहब थे। तीनों का तीनों मिल सही है। छोटा नागपुर में कोल आदिवासी के विद्रोह का नेतृत्व गोनू ने किया था। किसने? गोनू ने किया था। छोटा नागपुर का झारखंड में। बिहार के आरा में विद्रोह का नेतृत्व जमींदार कुंवर सिंह ने किया था, आरा से। और कानपुर विद्रोह का नेतृत्व नाना साहब ने किया था। अब 1857 के विद्रोह के समय भारत में गवर्नर जनरल कौन था? तो 1857 का जब विद्रोह चल रहा था, उस समय भारत के गवर्नर लॉर्ड कैनिंग थे। कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। यह भारत में ब्रिटिश क्राउन के अधीन नियुक्त भारत का पहला वायसराय था। अब है एक तो विद्रोह का केंद्र और दमनकर्ता, सूची को मिलाना है। दिल्ली से दमनकर्ता कौन थे? तो दिल्ली से विद्रोह को दमन किए थे निकलसन और हडसन। कानपुर से कैंपबेल थे। और झांसी से थे ह्यूरेज, झांसी से ह्यूरेज था। और इलाहाबाद से कर्नल नील था, इलाहाबाद से। तो आंसर ए हो जाएगा, आंसर ए। दिल्ली से विद्रोह का दमन किए थे निकलसन और हडसन, कानपुर से कैंपबेल, झांसी से ह्यूरेज और इलाहाबाद से कर्नल नील। 1857 की प्रमुख विद्रोही शाहमल उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र से संबंधित थे? शाहमल, तो शाहमल बड़ौद से। जो 1857 का युद्ध था, इसके प्रमुख विद्रोही शाहमल, ये उत्तर प्रदेश के बड़ौद परगना क्षेत्र से संबंधित थे। अब है चैप्टर 12, औपनिवेशिक शहर। कालीकट चित्रकला का संबंध निम्नलिखित में किस क्षेत्र से था? तो कोलकाता से। कालीकट कोलकाता से संबंधित है। कालीकट चित्रकला का उद्गम 19वीं सदी में कोलकाता के कालीकट मंदिर में माना जाता है। 19वीं सदी में इस चित्रकला में मुख्यतः हिंदू देवी देवता और उस समय पारंपरिक किंवदंतियों के पात्रों के चित्रण विशेषता देखने को मिलते हैं। अगला सवाल है कि भारत में रेलवे की शुरुआत के संदर्भ में कथन पर विचार कीजिए। भारत में रेलवे की शुरुआत 1857 में हुई, ये गलत है। भारत में रेलवे की शुरुआत 1853 में हुई थी, 1853 में। इससे भारतीय परंपरागत उद्योग को बढ़ावा मिला, ये स्टेटमेंट भी आपका गलत है। आर्थिक गतिविधि का केंद्र परंपरागत शहरों से दूर जाने लगा, ये सही। केवल 3 सही है, पहला दूसरा गलत है। भारत में रेलवे की शुरुआत 1853 में हुई थी। 1853 ईस्वी में बॉम्बे से ठाणे तक पहली रेल लाइन बिछाई गई थी, बॉम्बे से ठाणे तक। रेलवे के विकास से भारतीय परंपरागत उद्योग को काफी नुकसान पहुंचा, जिससे कि रेलवे के विकास से उद्योग को कच्चा माल आसानी से मिलने लगा। रेलवे के विकास से क्या हुआ कि उद्योग को कच्चा माल आसानी से मिलने लगा और इन मशीनीकृत सामानों की बराबरी भारतीय उद्योग नहीं कर सके और उनका क्या हो गया? पतन होने लगा। आर्थिक गतिविधि का केंद्र परंपरागत शहरों से दूर जाने लगा। आर्थिक गतिविधि का केंद्र क्यों? क्योंकि ये शहर पुराने मार्ग और नदियों के समीप थे। अब रेलवे स्टेशन कच्चे माल का संग्रह केंद्र और आयातित वस्तुओं का वितरण बिंदु बन चुका था रेलवे स्टेशन। जैसे आप एग्जाम्पल में देखेंगे, गंगा के किनारे स्थित मिर्जापुर दक्कन से कपास तथा सूती वस्त्रों के संग्रह का केंद्र था, जो बंबई तक जाने वाली रेलवे लाइन के अस्तित्व में आने के बाद भी अपनी पहचान खोने लगा था। अखिल भारतीय जनगणना की शुरुआत कब हुई? तो 1872 में लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में शुरू हुआ था सबसे पहले।
अखिल भारतीय जनगणना की शुरुआत 1872 में की गई थी। इसके बाद 1881 में रिपन के समय से, जो लॉर्ड रिपन था, इसके समय से दशकीय जनगणना का नियमित व्यवस्था जो है वो बन गया। अब एक तरफ कारखाना और दूसरी तरफ संस्थापक दिया हुआ है ना, इसे आपको मैच करना है। तो चलिए इसे भी मैच कर लेते हैं। सबसे पहले दिया हुआ है यहाँ पे पंजी। पंजी इसके संस्थापक थे पुर्तगाली। कौन थे? पुर्तगाली थे। मछलीपट्टनम का हो जाएगा डच, मद्रास का हो जाएगा अंग्रेज, और पांडिचेरी में कौन किया था? फ्रांसीसी, है ना। पंजी पुर्तगाली थे संस्थापक, कब? 1510 में। मछलीपट्टनम की बात करें तो डच किया था 1605 में। और मद्रास जो है, मद्रास में अंग्रेज था 1639 में। और पांडुचेरी की बात करें तो पांडिचेरी फ्रांसीसी है 1673 में। ठीक है, आंसर क्या है? आंसर बी हो जाएगा। यहाँ पे देखिएगा, पंजी कारखाना का स्थापना पुर्तगाली ने 1510 में किया था, मछलीपट्टनम का डच ने 1605 में किया था, मद्रास में अंग्रेज ने 1639 में किया था, और फ्रांसीसी जो है पांडुचेरी में 1673 में किया था। अब है सर्वे ऑफ इंडिया यानी भारत सर्वेक्षण का गठन कब किया गया? तो सर्वे ऑफ इंडिया यानी भारत सर्वेक्षण का गठन 1878 में किया गया, 1878 में। और इसका कार्य सर्वेक्षण द्वारा नक्शे तैयार करना था। किला है और स्थान है, पूछ रहा है निम्नलिखित युगों पर विचार कीजिए कि कौन सा सुमेलित है। फोर्ट सेंट जॉर्ज, ये कोलकाता में है। फोर्ट सेंट जॉर्ज ये गलत है। फोर्ट सेंट जॉर्ज आपका मद्रास में पड़ता है, यहाँ पे मद्रास में, ये गलत है। फोर्ट विलियम बंबई में नहीं, ये गलत है। फोर्ट विलियम कोलकाता हो जाएगा, है ना। तो ना तो एक सही है ना तो दो सही है। देखिए जो मद्रास है, मद्रास में फोर्ट सेंट जॉर्ज, कोलकाता में फोर्ट विलियम्स, और बंबई में स्थित फोर्ट ब्रिटिश आबादी के रूप में जाने जाते थे। फोर्ट ब्रिटिश मुंबई में है। यूरोपीय व्यापारी के साथ लेन देन चलाने वाले भारतीय व्यापारी, कारीगर और कामगार इन किलों के बाहर अलग बस्तियां में रहते थे। नेक्स्ट है राइटर्स बिल्डिंग कहाँ स्थित है? तो कोलकाता में। राइटर्स बिल्डिंग कोलकाता में स्थित अंग्रेज का दफ्तर था, अंग्रेज का ऑफिस था। यहाँ राइटर्स की आशाएं क्लर्क से था, किससे? क्लर्क से। और यह ब्रिटिश शासन में नौकरशाही के बढ़ते कद का संकेत था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश काल में प्रचलित पर्डियन शैली का संबंध निम्नलिखित में किससे है? तो ब्रिटिश काल में प्रचलित पर्डियन शैली का संबंध हो जाएगा भवन निर्माण से। किससे है? भवन निर्माण से पर्डियन शैली। 18वीं सदी के अंत में अंग्रेज जो था, इसने निजी मकान बनाने प्रारंभ कर दिए। अंग्रेज ने 18वीं सदी के अंत में, और जब इसने निजी मकान बनाना शुरू किया तो इनमें से ज्यादातर मकान पर्डियन शैली के थे, जिनमें गर्मी से बचने के लिए खंभे के सहारे बड़े बरामदे बनाए जाते थे। 9वां क्वेश्चन है, विनोदनी दासी किस क्षेत्र से संबंधित थी? विनोदनी, ये रंगमंच से। विनोदनी दासी 1863 से 1941 तक थी। इनका संबंध बंगाली रंगमंच से था, बंगाली रंगमंच से। उन्होंने स्टार थिएटर कोलकाता की स्थापना 1883 ईस्वी में मुख्य भूमिका निभाई थी। स्टार थिएटर कोलकाता की भूमिका में मुख्य भूमिका निभाई। ये थिएटर कई प्रसिद्ध नाटक के लिए जाना जाता है। इन्होंने अमार कथा नामक अपनी आत्मकथा लिखी, अमार कथा। भारत में अंग्रेजी कंपनी की व्यापारिक गतिविधि का प्रथम केंद्र कौन सा था? तो वो था सूरत। जो भारत है, भारत में अंग्रेजी कंपनी के व्यापारिक गतिविधि का प्रथम केंद्र पश्चिमी तट पर स्थित सूरत शहर था, पश्चिमी तट पर स्थित सूरत शहर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। अंग्रेज ने पूर्वी तट पर स्थित मद्रासपट्टनम में व्यापारिक चौकी स्थापित किया। अंग्रेज ने मद्रासपट्टनम में बसने का अधिकार स्थानीय तेलुगु सामंतों से खरीदा था। डच प्रतिद्वंदियों के कारण अंग्रेजों को मद्रास की किलेबंदी करनी पड़ी। इसमें 1 और 200 सही है, लेकिन तीसरा गलत है। क्या हुआ कि 1639 में अंग्रेज ने पूर्वी तट पर स्थित मद्रासपट्टनम में एक व्यापारिक चौकी स्थापित किया 1639 में, और इस बस्ती को स्थानीय लोग चेनापट्टनम कहते थे। जो स्थानीय लोग थे वो क्या कहते थे? चेनापट्टनम। अंग्रेज ने चेनापट्टनम में बसने का अधिकार स्थानीय तेलुगु सामंतों कालाहस्ती के नायक से खरीदा था। जो वहां के स्थानीय तेलुगु सामंत थे उनके कालाहस्ती नायक से खरीदा था। फ्रांसीसी कंपनी की प्रतिद्वंदता के कारण अंग्रेज को मद्रास की किलेबंदी करनी पड़ी थी, है ना। अपने प्रतिनिधियों को ज्यादा राजनीतिक और प्रशासकीय जिम्मेदारी सौंपनी पड़ी। 1761 में फ्रांसीसी की हार के बाद मद्रास सुरक्षित हो गया और वह एक महत्वपूर्ण व्यवसायिक शहर के रूप में विकसित होने लगा। मद्रास में बिल्लार का संबंध निम्नलिखित में किससे था? तो मद्रास में बिल्लार का संबंध हो जाएगा स्थानीय ग्रामीण जाति से। किससे? स्थानीय ग्रामीण जाति से। शुरुआत में मद्रास में कंपनी के तहत नौकरी पाने वाले लगभग सभी बिल्लार ही थे। कौन थे? सभी बिल्लार ही थे। यह एक स्थानीय ग्रामीण जाति थी। इसी प्रकार तेलुगु कुमाटी समुदाय मद्रास में एक ताकतवर व्यवसायिक समूह था, तेलुगु कुमाटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मद्रास में पेरियार तथा बनियार के संबंध में कौन सा कथन सही है? राजा के सामंत का समूह जो बाद में अंग्रेजों के प्रति वफादार हो गए,
गरीब कामगार वर्ग, संपन्न शहरी वर्ग जिसका व्यापार एकाधिकार था, यही होगा गरीब कामगार वर्ग। मद्रास में पेरियार तथा बनियार के संबंध जो है वो गरीब कामगार वर्ग से था। मद्रास में पेरियार और बनियार का संबंध गरीब कामगार वर्ग से था। मद्रास के माइलापुरम तथा ट्रिप्लिकेन स्थानों का संबंध निम्नलिखित में से किससे था? तो हिंदू धार्मिक केंद्र से। मद्रास के माइलापुर तथा ट्रिप्लिकेन स्थान का संबंध हिंदू धार्मिक केंद्र से था, हिंदू धार्मिक केंद्र से। बाद में आरकोट के नवाब ट्रिप्लिकेन में जा बसे। बाद में क्या किए कि आरकोट के नवाब ट्रिप्लिकेन में जा बसे, जो बाद में मुस्लिम आबादी का केंद्र बन गया। ये तमिल में पेट शब्द निम्नलिखित में किसके लिए प्रयोग लाया था? तमिल में पेट शब्द निम्नलिखित में से किसके लिए प्रयोग लाया जाता था? तो पेट था बस्ती के लिए। तमिल में पेट शब्द का प्रयोग बस्ती के लिए किया जाता था, जबकि पूरम शब्द गांव के लिए प्रयोग होता है। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में किस गवर्नर जनरल ने नगर नियोजन की आवश्यकता पर एक प्रशासकीय आदेश जारी किया? तो वो था वेलज-अली। जो गवर्नर जनरल वेलज-अली ने 1803 में नगर नियोजन की आवश्यकता पर एक प्रशासकीय आदेश को जारी किया 1803 में, और इस विषय में कई कमेटियां का गठन किया गया। अब है लॉटरी कमेटी का गठन निम्नलिखित में किससे संबंधित था? तो लॉटरी कमेटी का गठन जो है इसका संबंध आपका हो जाएगा नगर नियोजन से। किससे है? नगर नियोजन से। लॉटरी कमेटी का गठन नगर नियोजन के लिए किया गया था। इसका नाम लॉटरी कमेटी इसलिए पड़ा क्योंकि जो नगर सुधार के लिए पैसे की व्यवस्था जनता के बीच लॉटरी बेचकर की जाती थी, तब इससे नगर नियोजन चलता था। अर्थात शहर के विकास की जिम्मेदारी न सिर्फ सरकार को आपूर्ति नागरिक के पास भी था। अगला सवाल है कि ब्रिटिश कालीन बंबई शहर के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। यह 7 टापुओं को मिलाकर बना था बंबई, सही है। यह औपनिवेशिक भारत की वाणिज्यिक राजधानी थी, सही है। ईस्ट इंडिया कंपनी यहां से चीन को अफीम का निर्यात करती थी, ये भी सही है। तीनों का तीनों स्टेटमेंट जो है वो ब्रिटिश कालीन बंबई शहर के बारे में सही है। जो ब्रिटिश के समय जो बंबई शहर था, ये 7 टापुओं से मिलकर बना था। ये औपनिवेशिक भारत की वाणिज्यिक राजधानी थी। पश्चिमी तट पर एक प्रमुख बंदरगाह भी था, पश्चिमी तट पर, और यही बंदरगाह होने के कारण यह अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का केंद्र था। 19वीं सदी के अंत तक भारत का आधा निर्यात और आयात बंबई से होने लगा था, 19वीं सदी के अंत तक। और इस व्यापार की एक महत्वपूर्ण वस्तु अफीम थी। क्या थी? अफीम। ईस्ट इंडिया कंपनी यहां से चीन को अफीम का निर्यात करती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस शहर को अंग्रेजों ने भारत का सरताज कहा था? तो वो था बंबई। 1869 में स्वेज नहर को खोला गया, 1869 में, जिससे विश्व की अर्थव्यवस्था के साथ बंबई के संबंध मजबूत हो गए, और बंबई सरकार और भारतीय व्यापारियों ने इस अवसर का लाभ उठाते हुए बंबई को भारत का सरताज शहर घोषित कर दिया। अब अंग्रेज के द्वारा प्रचलित की गई भवन निर्माण शैली नवशास्त्रीय या नियो क्लासिकल की विशेषता के संदर्भ में कथन पर विचार कीजिए। दिया है कि इसमें सजावट के लिए फूल पत्ती के चित्रों के निर्माण पर अधिक बल दिया जाता था। इसमें से सही बताना है तो यह शैली मूल रूप से प्राचीन रोम की भवन निर्माण शैली से प्रेरित थी, ये भी सही है। अंग्रेज ने इसका प्रयोग भव्यता प्रदर्शित करने के लिए किया। तीनों का इसमें आपका जो केवल सही है वो है 2 और 3। ये पहला गलत है। यह शैली मूल रूप से प्राचीन रोम की भवन निर्माण शैली से प्रेरित थी, सही है। अंग्रेज ने इसका प्रयोग भव्यता प्रदर्शित करने के लिए किया, यह भी सही है। जो अंग्रेज था, अंग्रेज के द्वारा प्रचलित की गई भवन निर्माण शैली नवशास्त्रीय या नियो क्लासिकल की मुख्य विशेषता बड़े स्तंभ के पीछे रेखा गणितीय संरचनाओं का निर्माण थी, न कि सजावट के लिए थी। ये सजावट के लिए नहीं थी। इस सजावट के लिए फूल पत्ती के चित्रों का निर्माण ये नहीं था। ये नवशास्त्रीय या फिर नियो क्लासिकल की जो मुख्य विशेषता थी वो बड़े स्तंभ के पीछे रेखा गणितीय संरचना का निर्माण था। ये शैली मूल रूप से प्राचीन रोम की भवन निर्माण शैली से प्रेरित थी, जिसे यूरोपीय पुनर्जागरण के दौरान पुनर्जीवित, संशोधित और लोकप्रिय बनाया गया। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के लिए उसे खास तौर से अनुकूल माना जाता था, और अंग्रेज समझते थे कि जिस शैली में शाही रोम की भव्यता दिखाई देती थी उसे शाही भारत के वैभव की अभिव्यक्ति के लिए भी प्रयोग किया जाता था। और इस स्थापत्य शैली की जो भूमध्य सागरीय उत्पत्ति के कारण इसे उष्णकटिबंधीय मौसम के अनुकूल भी माना जाता है। यह स्थापत्य शैली की उत्पत्ति भूमध्य सागरीय से हुई है, इसीलिए इसे उष्णकटिबंधीय मौसम के अनुकूल माना जाता है। 1833 में बंबई का टाउन हॉल इसी शैली में बनाया गया था। अगला सवाल है कि अंग्रेज के द्वारा प्रचलित की गई नवगतिक शैली की विशेषता के संदर्भ में कथन पर विचार कीजिए। नवगतिक: ऊंची उठी हुई छतें, नोकदार मेहराब, बारीक साज सज्जा। इस शैली का उद्गम गिरजाघरों से हुआ है। बंबई के बुनियादी ढांचे का निर्माण इसी शैली में हुआ है। तीनों सही है।
जो अंग्रेज थे, अंग्रेज के द्वारा प्रचलित की गई नवगथिक शैली में ऊंची उठी हुई छतें, नोकदार मेहराब और बारीक साज सज्जा प्रमुख विशेषता थी। इस शैली का उद्गम गिरजाघर से हुआ है। कहां से? गिरजाघर से। बंबई के बुनियादी ढांचे का निर्माण इसी शैली में किया गया और सचिवालय, बंबई विश्वविद्यालय, उच्च न्यायालय जैसे इमारत का भी निर्माण सभी यही गथिक शैली में ही है। इस शैली का सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल विक्टोरिया टर्मिनस है। विक्टोरिया टर्मिनस, जो ग्रेट इंडियन पेनिनसुलर रेलवे कंपनी का स्टेशन और मुख्यालय हुआ करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस स्थापत्य शैली में भारतीय तथा यूरोपीय दोनों की विशेषताएं देखने को मिलती है? तो भारतीय और यूरोपीय दोनों की जो विशेषता देखने को मिलती है वो इंडो सारासैनिक शैली में। इंडो सारासैनिक स्थापत्य शैली में भारतीय और यूरोपीय दोनों की विशेषता देखने को मिलती है। इसे ध्यान रखिएगा, इंडो शब्द हिंदू का संक्षिप्त था। इंडो जो शब्द है, ये इंडो शब्द ये किससे संबंधित है? तो इंडो शब्द हिंदू का संक्षिप्त रूप था, जबकि सारासेन सारासेन शब्द का प्रयोग यूरोप के लोग मुसलमान को संबोधित करने के लिए करते थे। और यहाँ की मध्यकालीन इमारतें, गुंबद, छतरियां, जालियों, मेहराबों से ये शैली काफी प्रभावित थी। सार्वजनिक वास्तुशिल्प में जो भारतीय शैलियों का समावेश है, भारतीय शैलियों का समावेश करके अंग्रेज यह साबित करना चाहता था कि वो यहाँ के वैध और स्वाभाविक शासक है, ऐसा वो सिद्ध करना चाहता था। अब है 1911 में निर्मित गेटवे ऑफ इंडिया निम्नलिखित में किस शैली का उदाहरण है? तो ये गुजराती शैली का है गेटवे ऑफ इंडिया। राजा जॉर्ज पंचम और उनकी पत्नी मेरी के स्वागत के लिए 1911 में गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण किया गया था। 1911 में परंपरागत गुजराती शैली में बनाया गया। जमशेदजी टाटा ने इस शैली में ताजमहल होटल का भी निर्माण करवाया। किसने? जमशेदजी टाटा ने। अंग्रेज के द्वारा कोलकाता के स्थान पर दिल्ली को राजधानी कब बनाया गया? 1911 में। 1911 में अंग्रेज के द्वारा कोलकाता के स्थान पर दिल्ली को राजधानी बनाया गया। बंबई, मद्रास, कोलकाता में विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई? तो बंबई, मद्रास और कोलकाता ये तीनों जगह पे विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी 1857 में। कब हुई थी? 1857 में। पहली स्पिनिंग व्हील और वीविंग मिल की स्थापना कहां और कब की गई? तो पहली स्पिनिंग व्हील और वीविंग मिल की स्थापना 1857 में की गई थी। कहां पे? 1857 में बंबई में की गई थी। चलिए, चैप्टर 13 है महात्मा गांधी और राष्ट्रीय आंदोलन। गांधी जी के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। वो जनवरी 1915 में दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। सही है। सत्याग्रह का पहला प्रयोग गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में किया। सही है। दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद उनकी पहली महत्वपूर्ण सार्वजनिक उपस्थिति बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के उद्घाटन समारोह में था। तीनों का तीनों स्टेटमेंट गांधी जी के बारे में सही दिया हुआ है। जो गांधी जी थे वो 1893 में दक्षिण अफ्रीका गए थे, 1893 में, और लगभग 2 दशक वहां रहने के बाद जनवरी 1915 में दक्षिण अफ्रीका से लौट आए। सत्याग्रह का पहला प्रयोग गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से किए थे और दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद उनकी पहली सबसे महत्वपूर्ण सार्वजनिक उपस्थिति जो थी वो फरवरी 1916 में BHU की स्थापना था। उसमें उद्घाटन समारोह में गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है देखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है जो बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल और लाला लाजपत राय के संदर्भ में कथन पर विचार कीजिए। ये तीनों नेता बंगाल के स्वदेशी आंदोलन से उभरे थे। सही है। ये तीनों लाल बाल पाल के रूप में जाने जाते हैं। सही है। ये तीनों नेता उदारवादी के समर्थक थे। ये गलत है। सही आपका 1 और 2 है। जो 1905 से 1907 स्वदेशी आंदोलन ने कई प्रमुख नेताओं को जन्म दिया है, जिनमें महाराष्ट्र के बाल गंगाधर तिलक, बंगाल के बिपिन चंद्र पाल और पंजाब के लाला लाजपत राय ये सम्मिलित थे। ये तीनों को लाल, बाल और पाल के रूप में जाने जाते थे। इन तीन नेताओं का यह जोड़ उनके संघर्ष के अखिल भारतीय चरित्र को दर्शाता है। ये तीनों नेता को क्यों? क्योंकि ये तीनों के मूल निवास क्षेत्र एक दूसरे से बहुत दूर थे। इन नेता ने औपनिवेशिक शासन के प्रति उग्रवादी विचारधारा का समर्थन न कि उदारवादियों का किया, है ना। ये नेता ने औपनिवेशिक शासन के प्रति क्या किया? उग्रवादी विचारधारा का समर्थन किया, न कि उदारवादियों का। अगला है गांधी जी के संघर्ष के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। गांधी जी का संघर्ष: अहमदाबाद मिल हड़ताल, चंपारण सत्याग्रह, रॉलेट एक्ट के विरुद्ध अभियान, खेरा सत्याग्रह। गांधी जी के उपयुक्त संघर्ष का सही कालानुक्रम निम्नलिखित में कौन सा है? तो चंपारण सत्याग्रह 1917 की घटना है। 1917, ठीक है। अहमदाबाद मिल हड़ताल जो है ये फरवरी 1918 की घटना है। 1918 की घटना है। रॉलेट एक्ट के विरुद्ध अभियान ये 1919 की घटना है। और एक हो गया खेरा सत्याग्रह। खेरा सत्याग्रह ये जो है आपका 1918 की ये भी घटना है। 1918 ये फरवरी 1918, 1917 और ये 1919। तो क्रम बताइएगा कौन सा सही होगा? तो बी हो जाएगा। सबसे पहले चंपारण सत्याग्रह, उसके बाद अहमदाबाद मिल हड़ताल, उसके बाद खेरा सत्याग्रह, फिर रॉलेट के विरुद्ध अभियान।
चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ था। अहमदाबाद मिल हड़ताल फरवरी 1918 में, खेरा सत्याग्रह मार्च 1918 में और रॉलेट एक्ट के विरुद्ध अभियान 1919 में हुआ था। गांधी जी के संघर्ष के संदर्भ में निम्नलिखित युगों पर विचार कीजिए। चंपारण सत्याग्रह, लगान माफी, अहमदाबाद मिल हड़ताल, श्रम विवाद, खेरा सत्याग्रह, काश्तकारी की सुरक्षा। तो ध्यान होगा कि जो अहमदाबाद मिल हड़ताल था यह श्रम विवाद था, चंपारण सत्याग्रह लगान माफी नहीं था, खेरा सत्याग्रह काश्तकारी की सुरक्षा ये भी नहीं था। तो 2, 1 और 3 आपका गलत है, इसमें बाकी सभी सही है। जो चंपारण सत्याग्रह था जो 1917 में हुआ था, ये महात्मा गांधी ने किसान के लिए काश्तकारी की सुरक्षा के साथ साथ अपनी पसंद की फसल उपजाने की आजादी के लिए संघर्ष किया था, क्योंकि यहाँ पे लोगों से जबरन नील की खेती करवाया जाता था, जो खेती को बंजर बनाता था, है ना। दिसंबर 1916 में वार्षिक कांग्रेस में बिहार में चंपारण से आए एक किसान ने गांधी जी को, कौन थे वो किसान, कमेंट करके बताइएगा। किसान ने गांधी जी को वहां अंग्रेज नील उत्पादों द्वारा किसान के प्रति किए जाने वाले जो कठोर व्यवहार के बारे में बताया था। राजकुमार शुक्ल थे, है ना। अहमदाबाद मिल हड़ताल एक श्रम विवाद में हस्तक्षेप कर उन्हें कपड़े की मिलों में काम करने वालों के लिए काम की बेहतर स्थिति की मांग थी। अहमदाबाद मिल हड़ताल। खेरा में फसल खराब होने पर राज्य से किसान का लगान माफ करने की मांग थी। अब है रॉलेट एक्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। यह सर सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता वाली समिति की स्तुति के आधार पर लाया गया। इसके विरोध में जालियांवाला बाग में सभा एकत्रित हुई। ये कथन में से आपका दोनों सही है, ये दोनों सही है। बात करते हैं प्रथम विश्व युद्ध जो 1914 से 18 तक चला था। प्रथम विश्व युद्ध, इस दौरान अंग्रेज ने प्रेस पर प्रतिबंध लगा दिया था और बिना जांच के कारावास की अनुमति दे दी थी। अब सर सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता वाली समिति की स्तुति के आधार पर इन कठोर उपायों को जारी रखा गया। इसके जवाब में गांधी जी ने देश भर में रॉलेट एक्ट के खिलाफ अभियान चलाया। किसने? गांधी जी ने। अप्रैल 1919 में अमृतसर के जालियांवाला बाग में रॉलेट एक्ट अंग्रेज की दमनकारी नीति और 2 नेता सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी का विरोध में एकत्रित हुई थी। और एक अंग्रेज ब्रिगेडियर जनरल डायर, क्या नाम था इनका, जनरल डायर ने इस सभा पर गोली चलाने का आदेश दिया था, जिसमें 400 से अधिक लोग मारे गए और इस दुखद घटना को जालियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से जाना जाता है। असहयोग आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। इसके अंतर्गत सभी को अंग्रेजी सरकार के साथ सभी ऐच्छिक संबंधों का परित्याग करने को कहा गया। गांधी जी ने कहा कि भारत में इस आंदोलन से 1 वर्ष के भीतर ही स्वराज प्राप्त कर लेगा। इसके विरोध में मुस्लिम लीग ने खिलाफत आंदोलन की शुरुआत की। इसमें 1, 2 सही है, तीसरा गलत है। जो रॉलेट एक्ट की सफलता से उत्साहित होकर गांधी जी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत की। इसके अंतर्गत सभी को अंग्रेजी सरकार के साथ सभी ऐच्छिक संबंध जैसे कि स्कूल हो गया, कॉलेज, न्यायालय जाना, कर अदा करना, ये सभी का परित्याग करने को कहा गया, है ना। जिसमें गांधी जी ने कहा कि यदि असहयोग का ठीक से पालन किया जाए तो भारत जो है 1 वर्ष के भीतर ही स्वराज प्राप्त कर लेगा। अपने इस संघर्ष को और अधिक विस्तार देते हुए उन्होंने खिलाफत आंदोलन के साथ हाथ मिला लिया। गांधी जी क्या किए कि खिलाफत आंदोलन में साथ दे दिए। खिलाफत आंदोलन हाल ही में तुर्की शासक कमाल अत्तातुर्क द्वारा समाप्त किए गए सर्व इस्लामवाद के प्रतीक खलीफा के पुनर्स्थापना की मांग कर रहा था। जो खिलाफत आंदोलन था वो तुर्की शासक कमाल अत्तातुर्क द्वारा समाप्त किए गए सर्व इस्लामवाद जो था इसके प्रतीक खलीफा की पुनर्स्थापना की वो मांग कर रहा था। ठीक है, अब है क्वेश्चन नंबर 7। खिलाफत आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथन में कौन सा सही नहीं है, मतलब गलत है। यह मोहम्मद अली और शौकत अली के नेतृत्व में भारतीय मुसलमान का एक आंदोलन था, सही है। इस आंदोलन की मांग थी कि पहले के ऑटोमन साम्राज्य के सभी पवित्र इस्लामी स्थानों पर तुर्की सुल्तान या खलीफा का नेतृत्व बना रहे, सही है। इस आंदोलन की मांग थी कि जजीरात उल अरब इस्लामी संप्रभुता के अधीन रहे, ये भी सही है। कांग्रेस ने इस आंदोलन का विरोध किया, ये गलत है। जो खिलाफत आंदोलन था ना वो मोहम्मद अली और शौकत अली के नेतृत्व में हुआ था, है ना। भारतीय मुसलमान एक आंदोलन था, ये दोनों मुसलमान थे, जो भारतीय मुसलमान थे, इन दोनों के नेतृत्व में हुआ था। इस आंदोलन की मांग थी कि पहले के ऑटोमन साम्राज्य के सभी पवित्र इस्लामी स्थान पर तुर्की सुल्तान और खलीफा का नेतृत्व बना रहे। इस आंदोलन की मांग थी कि जो जजीरात उल अरब यानी कि अरब, सीरिया, इराक और फिलिस्तीन, इसे कहा गया है जजीरात उल अरब। तो जजीरात उल अरब इस्लामी संप्रभुता के अधीन रहे और खलीफा के पास इतने क्षेत्र हो कि वो इस्लामी विश्वास को सुरक्षित रखने के योग्य बन सके। ठीक है, और कांग्रेस ने इस आंदोलन का समर्थन किया। गांधी ने इसे असहयोग आंदोलन से जोड़ने की कोशिश की, गांधी जी ने। ठीक है, अब अगला सवाल है
कि विभिन्न लोग द्वारा गांधी जी के विषय में कही गई बातों के संदर्भ में निम्नलिखित युगों पर विचार कीजिए। दक्षिण अफ्रीका ने ही गांधी जी को महात्मा बनाया, सुमेलित कौन सा है? दक्षिण अफ्रीका ने ही गांधी जी को महात्मा बनाया, यह कथन है चंद्रन देवनसेन का, चंद्रन देवनेसन का। सही है। असहयोग भारत और गांधी जी के जीवन की एक युग का ही नाम हो गया। असहयोग शांति की दृष्टि से नकारात्मक परंतु प्रभाव की दृष्टि से बहुत सकारात्मक था, ये लुई फिशर ने कहा। दोनों युग सुमेलित है। जो दक्षिण अफ्रीका ने ही गांधी जी को महात्मा कहा, यह स्टेटमेंट चंद्रन देवनेसन की है। असहयोग भारत और दक्षिण अफ्रीका ने ही गांधी जी को महात्मा बनाया, यह कथन चंद्रन देवनेसन का है। सही है। चंद्रन देवनेसन ने कहा था कि दक्षिण अफ्रीका ने ही गांधी को महात्मा बनाया। सही है। लुई फिशर का कथन है कि असहयोग भारत और गांधी जीवन के एक युग का ही नाम हो गया है। असहयोग भारत और गांधी के जीवन के एक युग का नाम हो गया है। असहयोग शांति की दृष्टि से नकारात्मक परंतु प्रभाव की दृष्टि से बहुत सकारात्मक था, ये दोनों सुमेलित है। इतिहासकार चंद्रन देवनेसन ने टिप्पणी किया है कि दक्षिण अफ्रीका ने ही गांधी जी को महात्मा बनाया और महात्मा गांधी के अमेरिकी जीवनी लेखक लुई फिशर, ये अमेरिका के ही लेखक थे लुई फिशर, इन्होंने लिखा कि असहयोग भारत और गांधी के जीवन के एक युग का ही नाम हो गया है। असहयोग शांति की दृष्टि से नकारात्मक परंतु प्रभाव की दृष्टि से बहुत सकारात्मक था। इसके लिए प्रतिवाद, परित्याग और स्वयं अनुशासन आवश्यक थे। यह स्वशासन के लिए एक प्रशिक्षण था। यह स्वशासन के लिए प्रशिक्षण यानी ट्रेनिंग था। निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। मोहम्मद अली जिन्ना उग्रवादी विचारधारा जबकि गोपाल कृष्ण गोखले उदारवादी विचारधारा के समर्थक थे। यह स्टेटमेंट आपका जो है सही नहीं है। गोपाल कृष्ण गोखले गांधी के राजनीतिक परामर्शदाता थे। सही है। गोखले ने गांधी को 1 वर्ष तक ब्रिटिश भारत की यात्रा करने की सलाह दी थी, जिससे कि वो भारत और यहाँ के लोगों को जान सके। 2 और 3 सही है। केवल 2 और 3 सही है, पहला गलत है। जो मोहम्मद अली जिन्ना था, जिन्ना गोपाल कृष्ण गोखले दोनों ही उदारवादी विचारधारा के समर्थक थे। मोहम्मद अली जिन्ना और गोपाल कृष्ण गोखले दोनों उदारवादी विचारधारा के थे। मोहम्मद अली जिन्ना भी गांधी जी की तरह गुजराती मूल के लंदन में प्रशिक्षित वकील थे। गोपाल कृष्ण गोखले गांधी के राजनीतिक परामर्शदाता थे। गोपाल कृष्ण गोखले ने गांधी को 1 वर्ष तक ब्रिटिश भारत की यात्रा करने की सलाह दी थी, जिससे कि वो भारत और यहाँ के लोगों को जान सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथन में कौन सा सही नहीं है? फरवरी 1922 में हिंसा की एक घटना के कारण गांधी जी को असहयोग आंदोलन वापस लेना पड़ा। ये स्टेटमेंट आपका जो है बिल्कुल सही है। असहयोग आंदोलन के कारण मार्च 1922 में गांधी जी को राजद्रोह के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया। सही है। असहयोग आंदोलन में किसान, श्रमिक, कारीगर ने भाग नहीं लिया, ये गलत है। जीडी बिरला ने राष्ट्रीय आंदोलन का खुला समर्थन किया। सही है। सी गलत है, बाकी सही है, सभी सही है। फरवरी 1922 में आंदोलनकारी के एक समूह ने चौरी चौरा पूर्वा में एक पुलिस स्टेशन पर आक्रमण कर उसमें आग लगा दिया। चौरी चौरा यूपी में है ना, उसमें आग लगा दिया, जिससे कई पुलिस वाले की जान चली गई। हिंसा की इस घटना के कारण गांधी जी को असहयोग आंदोलन सबसे पहले वापस लेना पड़ा 1922 में। असहयोग आंदोलन के कारण मार्च 1922 में गांधी जी को राजद्रोह के आरोप से गिरफ्तार कर लिया गया 1922 में ही, और उन पर जांच की कार्रवाई की अध्यक्षता करने वाले जज जस्टिस CN ब्रूमफील्ड उन्हें सजा सुनाते हुए एक भाषण दिया, जिसमें उसने कहा कि कानून की अवहेलना के कारण गांधी जी को सजा सुनाना जरूरी है ना। जस्टिस, ये गांधी जी पर कार्रवाई किया था जस्टिस CN ब्रूमफील्ड, और इन्होंने सजा सुनाते हुए भाषण दिया कि कानून की अवहेलना के कारण गांधी जी को सजा सुनाना जरूरी है, लेकिन यदि भारत में घट रही घटनाओं के कारण सरकार के लिए सजा के इन वर्ष में कमी और सजा से मुक्ति संभव हो तो इससे मुझसे अधिक प्रसन्न कोई नहीं होगा। यह कथन किसका था? जस्टिस CN ब्रूमफील्ड का। फरवरी 1924 में महात्मा गांधी जेल से रिहा तो हो गए। फिर असहयोग आंदोलन में हजारों की संख्या में किसान, श्रमिक और कारीगर ने भाग लिया। जीडी बिरला जैसे कुछ उद्यमी ने राष्ट्रीय आंदोलन का खुला समर्थन किया, जबकि अन्य ने ऐसा मौन रूप से किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। सूत कताई के कार्य ने गांधी जी को पारंपरिक जाति व्यवस्था में प्रचलित मानसिक और शारीरिक श्रम की दीवार को तोड़ने में मदद किया। जाति से महात्मा गांधी व्यापारी और पेशे से वकील थे। दोनों सही है। जो गांधी जी थे फरवरी 1924 में जेल से रिहा होते हैं, और 1924 में रिहा होने के बाद महात्मा गांधी ने अपना ध्यान घर में बुने कपड़े यानी कि खादी को बढ़ावा देने और छुआछूत को समाप्त करने पर लगाया। सूत कताई के कार्य ने गांधी जी को पारंपरिक जाति व्यवस्था में प्रचलित मानसिक शारीरिक श्रम की दीवार को तोड़ने में मदद की। सूत कताई की दीवार ने जाति से महात्मा गांधी व्यापारी और पेशे से वकील थे। जाति से व्यापारी थे और पेशे से वकील।
लेकिन उनकी सादी जीवन शैली और हाथों से काम करने के प्रति उनके लगाव के कारण वो गरीब श्रमिकों के प्रति बहुत सहानुभूति होगा यहाँ पे, सहानुभूति रखते थे तथा बदले में वो लोग गांधी जी से सहानुभूति रखते थे। क्वेश्चन नंबर 12, लाहौर अधिवेशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। ये दिसंबर 1929 में संपन्न हुआ। इसके अध्यक्ष वल्लभ भाई पटेल थे। एक तो आपका सही है, ये गलत है। इसमें पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई, ये भी सही है। केवल 1-3 सही है, दूसरा गलत है। 1929 में दिसंबर के अंत में कांग्रेस ने अपना वार्षिक अधिवेशन लाहौर में आयोजित किया। कहा? लाहौर में। यह अधिवेशन 2 दृष्टियों से महत्वपूर्ण था। पहला कि जवाहरलाल नेहरू के अध्यक्ष के रूप में चुना गया, जवाहरलाल नेहरू को, जो चुनाव युवा पीढ़ी को नेतृत्व सौंपने का प्रतीक था, और पूर्ण स्वराज अथवा पूर्ण स्वतंत्रता की उद्घोषणा की गई इसी में। अब है, गांधी जी ने दांडी यात्रा की शुरुआत कब की? तो 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने नमक टैक्स के विरुद्ध 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से दांडी यात्रा की शुरुआत की। 12 मार्च 1930 को। निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। संघीय विज्ञान आंदोलन पहली ऐसी राष्ट्रवादी गतिविधि थी जिसमें महिलाओं ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। कांग्रेस ने प्रथम गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में सीमित प्रातिनिधिक शासन व्यवस्था का आश्वासन दिया गया था। इसमें 1 और 3 सही है, दूसरा गलत है। देखिए क्या था कि जो नमक सत्याग्रह 3 कारणों से उल्लेखनीय रहा, 3 कारणों से। पहला, इस घटना को यूरोप तथा अमेरिका प्रेस ने व्यापक कवरेज प्रदान किया, यूरोप और अमेरिका का जो प्रेस था उसने। दूसरा यह पहली राष्ट्रवादी गतिविधि थी जिसमें महिलाओं ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, दूसरा कारण यह था। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण कारण था कि नमक यात्रा के कारण ही अंग्रेज को एहसास हुआ कि अब भारतीयों को भी सत्ता में हिस्सेदारी देनी होगी, ये अंग्रेज को एहसास हुआ। तो ये 3 कारण थे। ब्रिटिश सरकार द्वारा आयोजित प्रथम गोलमेज सम्मेलन नवंबर 1930 में हुआ था, पहला गोलमेज सम्मेलन 1930 में, और कांग्रेस ने हिस्सा जो यहाँ पे गलत है, हिस्सा नहीं लिया कांग्रेस। दूसरे गोलमेज सम्मेलन 1931 हुआ। 1931 में गांधी जी ने कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किया। मात्र एक सम्मेलन, दूसरा अधिवेशन था जिसमें गांधी जी ने भाग लिया था, यानी कांग्रेस की पार्टी ने भाग लिया था। 1935 में आए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, 1935 में आया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में सीमित प्रातिनिधिक शासन व्यवस्था का आश्वासन व्यक्त किया गया। और उल्लेखनीय है कि 2 वर्ष बाद सीमित मताधिकार के आधार पर हुए चुनाव में कांग्रेस को जबरदस्त सफलता मिली। अब है, सितंबर 1939 में प्रारंभ हुए द्वितीय विश्व युद्ध में कांग्रेस किस शर्त पर अंग्रेज को सहायता देने को तैयार थी? तो वो था जो युद्ध समाप्ति के बाद भारत को स्वतंत्र कर दिया जाए। ऑप्शन नंबर बी। द्वितीय विश्व युद्ध में कांग्रेस अंग्रेज को इस शर्त पर सहायता देने को तैयार थी कि युद्ध के बाद भारत को स्वतंत्र कर दिया जाएगा, और ब्रिटिश सरकार ने इसे स्वीकार नहीं किया। इसके विरोध में 1939 यानी अक्टूबर में कांग्रेसी मंत्रिमंडल ने क्या किया? इस्तीफा दे दिया। क्रिप्स मिशन के साथ वार्ता में कांग्रेस ने क्या प्रस्ताव रखा? तो क्रिप्स मिशन के साथ वार्ता में कांग्रेस ने वायसराय सर्वप्रथम अपनी कार्यकारी परिषद में किसी भारतीय को रक्षा सदस्य के रूप में नियुक्त करे, ये शर्त रखा था, ये प्रस्ताव रखा था। 1942 में जो क्रिप्स मिशन भारत आया था, 1942 में, और क्रिप्स मिशन के साथ वार्ता में कांग्रेस ने इस बात पर जोर दिया कि अगर धूरी शक्तियों से भारत की रक्षा के लिए ब्रिटिश शासन कांग्रेस का समर्थन चाहता है तो वायसराय को सबसे पहले अपने कार्यकारी परिषद में किसी भारतीयों को एक रक्षा सदस्य के रूप में नियुक्त करना होगा। अब निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सतारा तथा मेदिनीपुर में प्रति सरकारों की स्थापना हुई। ब्रिटेन की लेबर पार्टी ने भारत की स्वतंत्रता का विरोध किया। ये सही है, ये गलत है। कैबिनेट मिशन मुस्लिम लीग और कांग्रेस को एक ऐसी संघीय व्यवस्था पर राजी करने का प्रयास कर रहा था जिसमें भारत के भीतर विभिन्न प्रांतों को सीमित स्वतंत्रता दी जा सके। ये भी सही है। 1 और 3 सही है, दूसरा गलत है। जो भारत छोड़ो आंदोलन के समय पश्चिम में सतारा तथा पूर्व में मेदिनीपुर जैसे जिलों में स्वतंत्र सरकार यानी प्रति सरकार की स्थापना की गई थी। 1945 में ब्रिटेन में लेबर पार्टी की सरकार बनी और वो सरकार भारत की स्वतंत्रता के पक्ष में थी। 1946 में कैबिनेट मिशन भारत आता है, 1946 में, और इसने कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग को एक ऐसी संघीय व्यवस्था पर राजी करने का प्रयास किया जिसमें भारत के भीतर विभिन्न प्रांत की सीमित स्वतंत्रता दी जा सकती थी। भारत के भीतर विभिन्न प्रांतों की सीमित स्वतंत्रता दी जा सकती थी। वार्ता सफल नहीं हुई, ये बात सफल नहीं हुई। लीग ने प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाने का निर्णय ले लिया लीग ने। अब है कि द बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स किसके निजी पत्रों का संकलन है? तो अ बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स जो है ये जवाहरलाल नेहरू के निजी पत्रों का संकलन है जो स्वतंत्रता के बाद प्रकाशित किए गए।
अखिल बंगाल समन्वय अवज्ञा परिषद का गठन निम्नलिखित में किसने किया? तो अखिल बंगाल समन्वय अवज्ञा परिषद का गठन जे.एम. सेनगुप्ता ने किया। अखिल बंगाल समन्वय अवज्ञा परिषद का गठन जे.एम. सेनगुप्ता ने किया। अब है एक तरफ घटना एक तरफ संबंधित तिथि से मैच करना है, ठीक है, डेट वाइज। महात्मा गांधी द्वारा नोआखली के हिंसाग्रस्त इलाकों का दौरा। महात्मा गांधी द्वारा नोआखली के हिंसाग्रस्त इलाकों का दौरा ये कब किया गया? तो ये किया गया था आपका 1946 में। कांग्रेस मंत्रिमंडल का त्यागपत्र 1939 में। बारदोली किसान आंदोलन, बारदोली किसान आंदोलन हुआ था 1928 में। चंपारण सत्याग्रह 1917 में। आंसर ए हो जाएगा। देखिए, महात्मा गांधी सांप्रदायिक हिंसा को रोकने नोआखली गए थे 1946 में। कांग्रेस मंत्रिमंडल का इस्तीफा 1939 में। बारदोली में किसान आंदोलन 1928 में। चंपारण आंदोलन 1917 में। इसके अलावा और कुछ घटना है जो महात्मा गांधी से जुड़ा है, ये देख लीजिए। 1915 में महात्मा गांधी का दक्षिण अफ्रीका से लौटना होता है। 1918 में खेरा दैट मीन्स गुजरात में किसान आंदोलन और अहमदाबाद मजदूर आंदोलन होता है। 1919 में रॉलेट एक्ट सत्याग्रह मार्च टू अप्रैल चलता है। 1919 में जालियांवाला बाग अप्रैल में होता है। 1921 में असहयोग और खिलाफत आंदोलन दोनों होता है 1921 में। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत अगस्त में होती है 1942 में। अब है चैप्टर 14, विभाजन को समझना। लखनऊ समझौते के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। दिया है कि यह 1916 में संपन्न हुआ लखनऊ समझौता सही है। इसके तहत कांग्रेस ने मुस्लिम के लिए पृथक चुनाव क्षेत्र को स्वीकार कर लिया, यह भी सही है। समझौते ने कांग्रेस के मध्य मार्गियों, उग्रपंथियों और मुस्लिम लीग के लिए एक संयुक्त राजनीतिक मंच प्रदान किया, यह भी सही है। तीनों का तीनों सही है। दिसंबर 1916 में संपन्न यह समझौता कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग के आपसी तालमेल को दर्शाता है। इस समझौते के तहत कांग्रेस ने मुस्लिम के लिए पृथक चुनाव क्षेत्र को स्वीकार कर लिया, पृथक चुनाव क्षेत्र को स्वीकार कर लिया। इस समझौते ने कांग्रेस के मध्यम मार्गीय उग्रपंथियों और मुस्लिम लीग के लिए एक संयुक्त राजनीतिक मंच प्रदान किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? तो 1906 में। मुस्लिम लीग की स्थापना ढाका में 1906 में हुई थी और शीघ्र ही यह लीग यूपी के विशेषकर अलीगढ़ के जो मुस्लिम संभ्रांत वर्ग के प्रभाव में आ गई और लीग 1940 के दशक में भारतीय उपमहाद्वीप के मुस्लिम बहुल क्षेत्र की स्वायत्तता अर्थात पाकिस्तान की मांग करने लगी। नेक्स्ट है 1937 में हुए प्रांतीय चुनाव के संदर्भ में कथन पर विचार कीजिए। मुसलमान के लिए आरक्षित क्षेत्र में कांग्रेस का प्रदर्शन अच्छा रहा, ये गलत है। कांग्रेस ने 11 में से 5 प्रांत में पूर्ण बहुमत प्राप्त किया, सही है। कांग्रेस की सरकार 7 प्रांतों में बनी, ये भी सही है। उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रांत की सभी सीट पर मुस्लिम लीग की जीत हुई, ये गलत है। 1 और 4 गलत है और 2 और 3 सही है, तो गलत ही पूछा गया है, तो आंसर आप का हो जाएगा सी। प्रांतीय संसद के गठन के लिए 1937 में पहली बार चुनाव कराया गया 1937 में, और इन चुनाव में मताधिकार केवल 10 से 12% लोगों के पास थे। जो वोट देने का अधिकार था वो 10 से 12% लोगों के पास। इन चुनाव में कांग्रेस के परिणाम अच्छे रहे। 11 में से 5 प्रांतों में पूर्ण बहुमत प्राप्त हुआ कांग्रेस को। 7 प्रांतों में अपनी सरकार बनाई। मुसलमान के लिए आरक्षित चुनाव क्षेत्र में कांग्रेस का प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा मुसलमान वाले क्षेत्र में, परंतु मुस्लिम लीग भी इन क्षेत्रों में बहुत अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाई मुस्लिम लीग, और उसे इस चुनाव में संपूर्ण वोट का केवल 4.4% हिस्सा मिला। उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत में उसे एक भी सीट नहीं मिली। उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत में हिंदू महासभा की स्थापना कब हुई? तो 1915 में। हिंदू महासभा की स्थापना 1915 में हुई। यह एक हिंदू पार्टी थी जो कमोबेश उत्तर भारत तक सीमित रही, उत्तर भारत तक, और यह पार्टी उस समय हिंदुओं के मध्य जाति तथा संप्रदाय के फर्कों को खत्म कर हिंदू समाज में एकता पैदा करने की कोशिश कर रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाकिस्तान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? तो वो किया था चौधरी रहमत अली। पाकिस्तान अथवा पाकिस्तान पंजाब, अफगान, कश्मीर, सिंध और बलूचिस्तान सबसे मिला था पाकिस्तान। पाकिस्तान नाम कैम्ब्रिज के एक पंजाबी मुसलमान छात्र रहमत अली ने 1933 में और 1935 में लिखित 2 पर्चों में गढ़ा। किसने? रहमत अली ने। 1930 के दशक में किसी ने रहमत अली की बात को गंभीरता से नहीं लिया, बल्कि एक छात्र का स्वप्न समझकर खारिज कर दिया। सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तां हमारा के लेखक मोहम्मद इकबाल ने मुस्लिम लीग के किस अधिवेशन में उत्तरी पश्चिमी भारतीय मुस्लिम राज्य के निर्माण पर बल दिया? तो सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तां हमारा, इसके लेखक मोहम्मद इकबाल थे, और इन्होंने मुस्लिम लीग के 1930 के अधिवेशन में उत्तरी पश्चिमी भारतीय मुसलमान राज्य के निर्माण पर बल दिया। माना जाता है कि पाकिस्तान के गठन की मांग उर्दू कवि मोहम्मद इकबाल से शुरू होती है।
जिन्होंने सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा लिखा। 1930 में मुस्लिम लीग के अधिवेशन में अध्यक्षीय भाषण देते हुए उन्होंने एक उत्तर पश्चिम भारतीय मुस्लिम राज्य की जरूरत पर जोर दिया। कुछ इतिहासकार का मानना है कि जो इकबाल थे, इकबाल नए देश के उदय पर नहीं बल्कि पश्चिमोत्तर भारत में मुस्लिम बहुल इलाकों को एकीकृत शिथिल भारतीय संघ के भीतर एक स्वायत्त इकाई की स्थापना पर जोर दे रहे थे। मुस्लिम लीग द्वारा एक प्रस्ताव पास कर पृथक मुस्लिम राष्ट्र की मांग कब की गई? 1940 में। 1940 में एक प्रस्ताव पास कर मुस्लिम लीग ने एक पृथक मुस्लिम राष्ट्र की मांग की, जिसमें कहा गया कि भौगोलिक दृष्टि से सटी हुई इकाइयों को क्षेत्र के रूप में चिन्हित किया जाए, जिन्हें बनाने में जरूरत के हिसाब से इलाकों का फिर से ऐसा समायोजन किया जाए कि हिंदुस्तान के उत्तर पश्चिम और पूर्वी क्षेत्र जिन हिस्सों में मुस्लिम की संख्या अधिक हो उस क्षेत्र के बारे में को इकट्ठा करके स्वतंत्र राज्य बना दिया जाए, जिनमें शामिल इकाइयां स्वाधीन और स्वायत्त होगी। अब है 1946 में संपन्न प्रांतीय चुनाव के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। गैर मुस्लिम वोट का लगभग 91% कांग्रेस को मिला। मुस्लिम लीग ने मध्य प्रांत की सभी आरक्षित सीटों पर जीत हासिल की। मुस्लिम 1509 आरक्षित सीटों पर 442 सीट पर मुस्लिम लीग को विजय मिली। कौन सा कथन सही है? तो तीनों का तीनों स्टेटमेंट सही है। 1946 में दोबारा प्रांतीय चुनाव हुआ। सामान्य सीट पर कांग्रेस को एक तरफा सफलता मिला। कांग्रेस को 91.3% गैर मुस्लिम वोट कांग्रेस को मिले। 91.3%। मुसलमान के लिए आरक्षित सीट पर मुस्लिम लीग को सफलता मिली। आरक्षित सीट पर मध्य प्रांत में उसने सभी 30 आरक्षित सीटें जीती थी। 30 आरक्षित सीटें मुस्लिम वोटों में से 86.6% उसके उम्मीदवार को मिला था। सभी प्रांत की कुल 509 आरक्षित सीट में से 442 सीट पर मुस्लिम लीग की जीत हासिल हुई। 442 सीट पर अब मुस्लिम लीग भारत के मुसलमान की एकमात्र प्रवक्ता होने का दावा कर सकती थी। कौन? मुस्लिम लीग। आबादी के केवल 10 से 12% लोग, जो आबादी था उसका केवल 10 से 12% लोग ही प्रांतीय चुनाव में वोट डालने का अधिकार दिया गया था। केंद्रीय असेंबली के चुनाव में तो केवल 1% लोग को ही मताधिकार मिला था। अब कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? तो मार्च 1946 में। कैबिनेट मिशन मार्च 1946 में भारत आया था। कैबिनेट मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? इसने पाकिस्तान की मांग को स्वीकार कर लिया, ये सही नहीं है। इसने एक ढीले ढाले त्रिस्तरीय महासंघ का सुझाव दिया। केंद्र को केवल विदेश, रक्षा, संचार की जिम्मेदारी तक सीमित करने की बात कही। इसे लिंग की मांग का अध्ययन करने और स्वतंत्र भारत के लिए उचित रूपरेखा सुझाव देने के लिए भेजा गया, ये भी सही है। केवल एक गलत है। जो कैबिनेट मिशन था, कैबिनेट मिशन 3 महीने तक भारत का दौरा किया और एक ढीले ढाले त्रिस्तरीय महासंघ का सुझाव दिया, जिसमें भारत एकीकृत ही रहने वाला था, अर्थात उसने पाकिस्तान की मांग को अस्वीकार कर दिया। अब है संविधान सभा का चुनाव करते हुए मौजूदा प्रांतीय सभाओं को क, ग, ख 3 हिस्सों में समूहबद्ध किया जाना था। इनकी स्थिति के संदर्भ में निम्नलिखित युग पर विचार कीजिए। समूह, स्थिति, नीड, विशेषता। समूह क जो सुमेलित बताना है। समूह क पूर्वोत्तर के मुस्लिम बहुल प्रांत, गलत है। समूह ख पश्चिमोत्तर के मुस्लिम बहुल प्रांत, ये सही है। समूह ग हिंदू बहुल प्रांत, ये गलत है। केवल 2 ही सही है, केवल दूसरा ही सही है, क्योंकि समूह क जो था ये हिंदू बहुल प्रांत था। ख में पश्चिमोत्तर के मुस्लिम बहुल प्रांत था, ख में, और ग में पूर्वोत्तर के मुस्लिम बहुल प्रांत यानी असम सहित था। उल्लेखनीय है कि प्रांतों के इन खंड या समूह को मिलाकर क्षेत्रीय इकाई का गठन किया जाना था, क्षेत्रीय इकाई का। मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कब मनाया? तो मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस 16 अगस्त 1946 को मनाया, 16 अगस्त 1946 को। अब है चैप्टर 15 संविधान का निर्माण। संविधान सभा के चुनाव के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। सदस्य को सार्वभौमिक मताधिकार के आधार पर चुना गया। सदस्य को सार्वभौमिक मताधिकार के आधार पर चुना गया, गलत है। मुस्लिम लीग ने इसका बहिष्कार किया, ये सही है। समाजवादी ने प्रारंभ से इसका समर्थन किया, ये भी गलत है। केवल 2 ही सही है। बात करते हैं संविधान सभा की। जो संविधान सभा के सदस्य को सार्वभौमिक मताधिकार के आधार पर नहीं चुना गया, इन्हें प्रांतीय सांसद थे उनके सदस्य के द्वारा चुना गया था। प्रांतीय चुनाव में मुस्लिम लीग को अधिकांश आरक्षित सीट मिली थी, मुस्लिम लीग को, लेकिन लीग ने सभा का बहिष्कार करना ही उचित समझा और एक अन्य संविधान बनाकर पाकिस्तान की मांग को जारी रखा। किसने? मुस्लिम लीग ने। प्रारंभ में समाजवादी ने भी इसका विरोध किया था, प्रारंभ में, क्योंकि वो इसे अंग्रेज की बनाई हुई संस्था मानते थे। और उल्लेखनीय है कि संविधान सभा के 82% सदस्य कांग्रेस पार्टी के थे, 82%। निम्नलिखित में कौन संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। संविधान सभा के सदस्य में किसका या किनका संबंध प्रशासन से था? तो वो थे
वो थे आपके, एक तो BN राव थे और दूसरा SN मुखर्जी थे, है ना। तो BN राव और SN मुखर्जी संविधान सभा के सदस्य में इनका संबंध प्रशासन से था। आंसर हो जाएगा 2 और 3, ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे देखिएगा, संविधान निर्माण में 2 प्रशासनिक अधिकारी की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। एक थे BN राव जो भारत सरकार के संवैधानिक सलाहकार थे और दूसरे अधिकारी थे SN मुखर्जी। SN मुखर्जी, इनकी भूमिका मुख्य योजना आकार की थी। ये जटिल भाषाओं को अस्पष्ट विधिक भाषा में व्यक्त करने की क्षमता रखते थे। नेहरू ने संविधान सभा के समक्ष उद्देश्य प्रस्ताव कब रखा? तो ये रखे थे आपका 13 दिसंबर 1946 को। 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव रखा, जिसमें स्वतंत्र भारत के संविधान के मूल आदर्श की रूपरेखा प्रस्तुत की गई और इसमें भारत को एक स्वतंत्र संप्रभु गणराज्य घोषित किया गया। अब है अधिनियम, उसके प्रावधान कि कौन सुमेलित है। 1919 का अधिनियम, ये कार्यपालिका को आंशिक रूप से प्रांतीय विधायिका के प्रति उत्तरदायी बनाया गया। सही है। 1935 कार्यपालिका के लगभग पूरी तरह विधायिका को प्रति उत्तरदायी बना दिया गया। ये भी सही, दोनों मेल खाता है, दोनों सुमेलित है। भारत में प्रतिनिधि की मांग बढ़ने के साथ क्या हुआ? जो प्रतिनिधि की मांग बढ़ा, साथ ही अंग्रेज को चरणबद्ध तरीके से संवैधानिक सुधार करने पड़े और प्रांतीय सरकार में भारतीयों की हिस्सेदारी बढ़ने के लिए 1909, 1919 और 1935 के अधिनियम लाए गए। 1909, 1919 और 1935। 1919 में कार्यपालिका को आंशिक रूप से प्रांतीय विधायिका के प्रति उत्तरदायी बनाया गया और 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट लाकर उसे पूरी तरह विधायिका के प्रति उत्तरदायी बना दिया गया। निम्नलिखित में किस अनुच्छेद में गवर्नर की सिफारिश पर केंद्र सरकार को राज्य सरकार के सारे अधिकार अपने हाथ में लेने का अधिकार दिया गया? तो वो अनुच्छेद था 356। अनुच्छेद 356 में गवर्नर की सिफारिश पर केंद्र सरकार को राज्य सरकार के सारे अधिकार अपने हाथ में लेने का अधिकार दिया गया, आर्टिकल 356 के तहत, है ना। अगला है, भारतीय संविधान के मसविदे में वर्णित सूचियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। पहली सूची के विषय केंद्र से संबंधित थे, ये स्टेटमेंट सही है। दूसरी सूची में राज्य से संबंधित विषय सम्मिलित थे। तीसरी सूची के विषय केंद्र और राज्य सरकार के समक्ष की जिम्मेदारी थी, साझा करती थी, सही है। खनिज पदार्थ के उत्पादन पर राज्यों का नियंत्रण रखा गया, ये गलत है। 1, 2 और 3 सही है, चौथा गलत है। देखिएगा, जो भारतीय संविधान है, भारतीय संविधान के मसविदे में 3 सूचियों का वर्णन किया गया है। पहली सूची केंद्र सूची के विषय में, जो केंद्र के अधीन रखे गए। दूसरी सूची राज्य के विषय में, इसमें राज्य सरकार के अंतर्गत रखे गए। तीसरी संवर्ती सूची, यानी कि इसमें केंद्र और राज्य सरकार दोनों की साझा जिम्मेदारी होगी। राज्य की तुलना में बहुत अधिक विषयों को केवल केंद्रीय नियंत्रण में रखा गया, राज्य की तुलना में। संवर्ती सूची में भी प्रांतों की अपेक्षा केंद्र को अधिक अधिकार दिए गए हैं और खनिज पदार्थ तथा प्रमुख उद्योग पर भी केंद्र सरकार को ही नियंत्रण प्रदान किया गया है। अब है कर और अधिकार सुमेलित है, ये बताना है। तो इसमें देखिएगा, सीमा शुल्क और कंपनी कर केंद्र और राज्य को, गलत है। आयकर और अबकारी केंद्र, ये गलत है, ना तो 1 ना ही 2। यहाँ पे उल्टा दे दिया है। देखिए, जो संविधान है ना, संविधान में राजकोषीय संघवाद की एक जटिल व्यवस्था बनाई गई है। कुछ कर जैसे कि सीमा शुल्क, कंपनी कर से होने वाली आय, ये इस सब पर केंद्र सरकार की अधिकार है। सीमा शुल्क पर, कंपनी पर, ये सभी पर किसका है? केंद्र सरकार का। कुछ कर जैसे कि आयकर, आबकारी शुल्क को केंद्र और राज्य सरकारों के बीच बांट दिया जाता है ना। और अन्य स्रोत से होने वाले आय जैसे कि राज्य स्तरीय शुल्क पूरी तरह से राज्य को सौंप दिया जाता है। भाषा के संदर्भ में कथन पर विचार कीजिए। भाषा समिति ने सुझाव दिया था कि देवनागरी लिपि में लिखी गई हिंदी भाषा भारत की राजकीय भाषा होगी, यह सही है। पहले 15 वर्ष तक सरकारी कामों में अंग्रेजी का इस्तेमाल जारी रखना तय किया गया, यह भी सही है। सभी प्रांत को हिंदी या अंग्रेजी में काम करने का प्रस्ताव रखा गया, ये गलत है। 1 और 2 सही है, तीसरा गलत है। क्यों? देखिए, जो भाषा समिति था, भाषा समिति ने सुझाव दिया कि देवनागरी लिपि में लिखी गई हिंदी भाषा भारत की राजकीय भाषा होगी और समिति का यह भी मानना था कि हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने के लिए हमें धीरे धीरे आगे बढ़ना चाहिए ताकि ये राष्ट्रभाषा बन सके। पहले 15 वर्ष तक सरकारी कामों में अंग्रेजी का इस्तेमाल जारी रहेगा और प्रत्येक प्रांत को अपने काम के लिए कोई एक क्षेत्रीय भाषा चुनने का अधिकार होगा, प्रत्येक प्रांत को। लेखनीय है कि संविधान सभा की भाषा समिति ने हिंदी को राष्ट्रभाषा की बजाय राजभाषा का कर एक सर्वस्वीकृति समाधान पेश करने का प्रयास किया। अब 2 दिसंबर 1946 को गठित कांग्रेस की अंतरिम सरकार में नेहरू को कौन सा पद प्रदान किया गया? तो 2 दिसंबर 1946 को गठित कांग्रेस के अंतरिम सरकार में पंडित जवाहरलाल नेहरू को उपराष्ट्रपति का पद दिया गया। किसका? उपराष्ट्रपति का पद प्रदान किया गया 1946 में। अब यहां से आपका स्टार्ट होता है आधुनिक भारत, जो